देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप देख रहे हैं मैथ पेडागोजी, जो कि आपके लगभग सभी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पेडागोजी का अंश दिया जाता है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अन्य कंपटीशन परीक्षाएँ जैसे एलटी ग्रेड की हो गई या इसके अतिरिक्त रेलवे वगैरह भी हो गई, तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ चीज़ें इस मैथ पेडागोजी से पूछी जाती हैं। तो बच्चों को ध्यान से देखना है। जितने भी हमारे अध्यापक बंधु हैं या भावी अध्यापक बंधु हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन परीक्षा की, ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और इसके बाद में देखना प्रारंभ करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, शुरुआत से देखते हैं। अमेरिका की गणित परिषद तथा गणित अध्यापकों की राष्ट्रीय परिषद ने सन 1933 में गणित का शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने के लिए गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए एक आयोग का गठन किया। मतलब उन्होंने ये देखा कि गणित को भी एक उचित स्थान मिलना चाहिए और एक उचित पाठ्यक्रम के अनुसार मिलना चाहिए, इसलिए एक आयोग का गठन किया। आयोग को गणित के प्रचलित पाठ्यक्रमों में लचीलापन तथा क्रमबद्धता के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम में निर्माण में कठिनाइयाँ हुई। मतलब लचीलापन का मतलब ढीलापन था, कुछ भी पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी चल रहा है। मतलब इस सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, लेकिन पाठ्यक्रम में परेशानियाँ हुई, लेकिन वो चीज़ें आज लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। सब कुछ आपको पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। आपके सामने जो भी पुस्तकें रखी होती हैं उन पुस्तकों में आपका पाठ्यक्रम दिया होता है। निर्धारित पाठ्यक्रम आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपको सिर्फ इतना ही अध्ययन इस क्लास में करना है। और यदि आप निर्धारित पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करते हैं तो आपका मूल्यांकन भी उसी पाठ्यक्रम के आधार पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप हर क्लास में एक नए पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं और धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आयोग ने निर्धारित किया कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व माध्यमिक अवस्था क्या होती है या पूर्व माध्यमिक स्तर क्या होता है? अच्छा, एक से लेकर 8वीं तक के बच्चों की चर्चा यहाँ पर होंगी। यहाँ पर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब चीज़ों को सिखाना है और उनका अधिकार उन्हें देना है। आधारभूत प्रत्यय और प्रक्रियाओं की शब्दावली की जानकारी उन्हें देनी है। किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान, दशमलव प्रणाली का ज्ञान होना है। अगर ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और पूछी जाती है किसके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना है पूर्व माध्यमिक स्तर। यदि आपसे प्रश्न आ गया पूर्व माध्यमिक स्तर पर आप छात्रों को किस बातों का ज्ञान देंगे और इनमें से कोई पॉइंट आपका लिखा होगा तो आपका वही पॉइंट सही माना जाएगा। अगला है प्रमुख मापन की इकाइयों का ज्ञान। प्रमुख मापन क्या है? जैसे लीटर से मिलीलीटर बनाना, किलोमीटर से मीटर बनाना, ये सब चीज़ें। अगला है जीवन से संबंधित सामान्य समस्याओं को हल करने में मापन तथा गणनाओं का प्रयोग करने की क्षमता। जीवन से संबंधित क्या है? छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं? सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे करना है, इस प्रकार क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे घड़ी देखना शुरू हो जाता है। यदि उसको पता होगा विद्यालय का समय 9 बजे का है, मुझे 8:30 बजे निकलना है, वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगातार घड़ी को देखेगा, एक न एक दिन सीख जाता है और उसे गणित का ज्ञान इस यहाँ से भी होता है। इसके अतिरिक्त अगर विद्यालय में अध्यापक ने बोला कि आपको एक अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक याद करना है, तो उसे उन चीज़ों का ज्ञान होता है। माता जी ने 10 का नोट दिया और कहा जाओ बेटा 3 रुपये का आप कुछ भी सामान ले लो। अब दुकानदार ने उसको 7 रुपये वापस किए तो उसको ज्ञान हो जाता है कि 10 में 3 गए तो हमारा 7 बचा। या फिर दुकान वाले ने गलत दे दिया, 5 रुपये ही दिए, तो वो बच्चा स्वयं मांग लेता है कि आप मुझे 2 रुपये और दीजिए क्योंकि मेरा सामान मात्र 3 रुपये का है। इस प्रकार धीरे धीरे वो चीज़ों को, दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करता है। पूर्ण संख्याओं, साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्नों का ज्ञान, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयताकार, ठोस, गोला आदि को पहचानना। मतलब एक नए बच्चे को जो मात्र 1 से 2 साल का है उससे पूछो त्रिभुज क्या है, उसके सामने गोला रख दो तो उसके लिए वो गोला भी त्रिभुज हो जाएगा। अब उस बच्चे से पूछो आयत क्या है और एक आप त्रिभुज रख दो, उस बच्चे के लिए वो आयत ही त्रिभुज है।
तो इस तरह उस बच्चे को ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा 5 साल 7 साल का हो जाता है, अब वो सीख जाता है कि जो चीज़ गोल गोल ढुनकती है वो गोला होता है, जो चीज़ 4 कोने की है वो पटला होता है या आयत होता है, जो चीज़ 3 कोने की है वो हमारा त्रिभुज होने लगता है। धीरे धीरे वो जब बड़ी कक्षाओं में आता है वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सीख सकता है। तो इन चीज़ों को आपको आकृतियों को बनाकर सिखाना है। अगला है गणित का सामान्य शिक्षा में जो अध्ययन करने के लिए सन 1940 में एक कमेटी के गठन हुआ। इस कमेटी ने क्या बताया, ये ध्यान दीजिएगा। इस कमेटी का मुख्य सुझाव था, क्या था कि गणित के अध्ययन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो। ये आवश्यकताएं कौन कौन सी थी? सबसे पहला है व्यक्तिगत जीवन संबंधी आवश्यकताएं, आर्थिक संबंधी, सामाजिक नागरिक संबंधी, तत्कालीन व्यक्तिगत सामाजिक संबंधी। मतलब ऐसी सभी आवश्यकताएं जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन से जोड़कर रखती हैं। अब एक 5 के बच्चे को हम समाकलन और अवकलन सिखाएंगे तो बताइए उसके किस काम का है? तो कम से कम 1 से 8वीं तक बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं गणित में जो उसके दैनिक जीवन में जुड़ी हों, जिनसे वो सीख कर कुछ कर सके। मान के चलो कि आप त्रिकोणमिति लेकर बैठते हो कक्षा 5 के बच्चों के साथ में और उस बच्चे को जोड़ घटाने नहीं आते हैं, तो ये आपका प्रयास बिल्कुल निरर्थक होगा। इसलिए इन चीज़ों को धीरे धीरे डाला जाता है। पहले आप त्रिभुज की रचना सिखाओगे, त्रिभुज कैसे बनता है, फिर आप चाप लगाना सिखाओगे, फिर आप कोण बनाना सिखाओगे, फिर आप धीरे धीरे कोणों का ज्ञान कराओगे, फिर आप अंतःबाह्य कोण बताओगे, फिर त्रिकोणमिति में आओगे, फिर आप अंश बताओगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे अगले स्टेप में वो सीखेगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं कि उसको दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाई जाती हैं। पाठ्यक्रम की रचना देखिए किस प्रकार की है। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय उसके सामाजिक व सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक व सांस्कृतिक आधार क्या है? ये हो सकता है कि वो बच्चा जहाँ का रहने वाला हो या जिस सोसाइटी का पला बड़ा हो या जिस जगह वो रहता हो उसकी संस्कृति टोटली अलग हो। अब हम लोगों को उड़िया पढ़ाई जाए, हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ये सीखेंगे भी तो बड़ा लंबा समय लगेगा। हम लोगों को तेलुगु सिखाई जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहीं सीख पाएंगे। हम लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है, सीखना मुसीबत हो जाती है। एक बच्चे को कम से कम 1 साल तक ए से जेड तक का ज्ञान नहीं हो जाता। ए से जेड तक बनाने के लिए उसे 1 साल लग जाता है। उसे अपना नाम सीखने में 1 साल लग जाता है, अपने घर वालों को नाम सीखने में 1 साल का समय दे देता है। इसके बाद में धीरे धीरे सीखता है। और कोई कहे मैं पहले, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश हमारे साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत अपने पास पड़ोस में देखते ही हैं, तो हम उसको भी सीख लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे उड़िया, तेलुगु और तमिल हमें सिखाया जाए, ये हमारे लिए बहुत मुसीबत भरी बात हो जाएगी और सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं कि सांस्कृतिक आधार पर उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। और जो व्यक्ति जिस देश का रहने वाला है, जिस संस्कृति का रहने वाला है, उसको उन्हीं पुस्तकों से जोड़ा जाता है, उन्हीं पुस्तकों के आधार पर अध्ययन कराया जाता है। आगे देखिए, गणित जैसे महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगी विषय हैं। गणित इसके पारिस्थितिकी के बदलते स्वरूप का असर पड़ा है। इस बात का विशेष आग्रह चाहिए कि गणित सीखकर बालक जीवन की समस्याओं को सामान्य रूप से स्वयं हल कर ले। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमें ऐसा अध्ययन कराना है या ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित करना है जिसमें दैनिक जीवन की समस्याओं को बच्चा हल कर ले। अब देखिए, एक बच्चे से पूछा गया एक पेड़ में 10 चिड़िया हैं, एक चिड़िया को गोली मारी गई, बताओ कितनी बची? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे एक को मारी गई सो 9 बची। लेकिन कुछ बच्चे ये भी बताएंगे कि जब गोली मारी गई तो आवाज़ सुनकर सारी चिड़िया उड़ गई। इससे क्या होता है, इससे उनको दैनिक जीवन की जुड़ी हुई चीज़ें, छोटे छोटे प्रश्न। अब किसी ने पूछा कई अट्ठे 8 होता है या कई अट्ठे 13 होता है, कई अट्ठे 5 होता है, बड़े अजीब तरीके के प्रश्न हैं। मुझे भी कभी ऐसे ही पुराने ज़माने के लोगों से मुलाकात हुई कि हम शिक्षा में देखा जाए बीएससी, एमएससी, एमबीए, बीएड, सीटेट सारी डिग्रियां को लेकर सब बैठे हुए हैं। इसके बाद भी कभी ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती है जो ऐसे प्रश्नों को रख देते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो पहले की शिक्षा पद्धति क्या थी और अब की शिक्षा पद्धति क्या है? पहले की किसी भी पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं थी, कोई कुछ भी सीख रहा होता है। पहले पसेरी,
अढ़ैया, पता नहीं क्या क्या चलता था। लेकिन अब आपको पता है कि जो 5 किलो होता है हम उसे पसेरी बोलते हैं, जो 2.5 किलो होता है उसे हम अढ़ैया बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, हम बाटों का भी अध्ययन बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले की शिक्षा पद्धति बड़ी कठिन थी और पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं थी। तो इस प्रकार ऐसी चीज़ों को हमें सिखाना है बच्चे को। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो और उसको सामान्य रूप से हल करना सिखा सके। साथ में गणित का मनोरंजक पक्ष भी निर्धारित पाठ्यक्रम से छूट न रहे। मतलब मनोरंजक का मतलब है कि गणित हमारी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे को लगाने में भी आनंद आए। बच्चों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा आदि को भी पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान देना चाहिए। तभी पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त होगा। मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। यदि रुचि होगी बच्चों की तो वो उस विषय को जल्दी सीख सकता है। पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं होता बल्कि पाठ्यक्रम बालक के लिए होता है। इसलिए हमें पाठ्यक्रम को बालक के अनुरूप बनाना है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण में बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक हो। ये मतलब शिक्षा को थोपना नहीं है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको बताता हूँ। इसके बाद में फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगला, उपयुक्त विवेचन के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम बनाते समय बालक को शिक्षण केंद्र का ज्ञान मानना। मतलब बालक जो चाहता है, जो बालक के लिए आवश्यक है, हमें वही देना है। अगला, उपयोगिता का सिद्धांत। उसके जीवन में क्या उपयोगी है हमें वही देना है पाठ्यक्रम में। उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत हमें ध्यान रखना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत हमें ध्यान रखना है। अध्यापकों की राय लेने का सिद्धांत, ये जरूरी है। किसी एक व्यक्ति से काम नहीं हो सकता है, पूरी गोष्ठी होती है। सभी की सहमति से ही उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, गणित शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत और श्रेय संबंध का सिद्धांत, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को निर्धारित करना है। अभी हम इन पॉइंटों पे दूसरी वीडियो पे चर्चा करेंगे आपसे थोड़ा सा विस्तार के साथ में। और आज हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और इन पॉइंटों पर भी कुछ चर्चाएँ होंगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी, क्लियर हुई होगी और आपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी। अतः आप इस वीडियो की लिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें और कम से कम एक निःशुल्क स्टडी का आप लोग आनंद ले सकें। धन्यवाद।